मित्रों नमस्कार। दिल दिल्ली दिल देश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लगातार अपने वीडियो में कोरोना वायरस के कैमरिक होने की। इसी को लेके मई में एक नहीं कई जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ था जो कोरोना वायरस के कैमरिक इवेंट्स को लेकर था। तो कैमरिक इवेंट्स के बारे में, कैमरिक वायरस क्या होता है, कौन सा होता है, इस बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। एक बार फिर से बता देते हैं। कैमरिक वायरस उस वायरस को कहते हैं जिस वायरस में छेड़छाड़ करके किसी अन्य जानवर के वायरस के जेनेटिक मटेरियल मिला दिया जाता है, उसे कैमरिक वायरस कहते हैं। मई में बिंगू यान और सृष्टि चक्रवर्ती सहित करीब 1 दर्जन शोधकर्ताओं का ये शोध बहुत से जर्नल में प्रकाशित हुआ था, जिसमें ये पाया गया था कि कोरोना वायरस कुछ मामलों में बहुत ही गंभीर संक्रमण कर रहा है। और ये गंभीर संक्रमण क्यों कर रहा है, इसकी वजह प्राकृतिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और जब इसकी जांच की गई, इस पर अध्ययन किया गया, तो इसमें पाया गया कि इसमें कुछ कैमरिक इवेंट्स हैं। कुछ आरएनए डाटा इस तरह का है जो इरिप्रोड्यूसिबल है और ये डाटा पर 100 आरएनए से ज़्यादा का है। तो यानी कि इस तरह की चीज़ें कि जिनको आप वायरस का वो हिस्सा, वायरस के वो प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन है, वो जब लैब में दोबारा संक्रमित से उस वायरस को अलग करके जब दोबारा उसका रिप्रोडक्शन किया जाता है, तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो फिर से रिप्रोड्यूस हो जाती हैं आसानी से। लेकिन इसका एक हिस्सा था जो से रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा था और इसे HBC इवेंट कहा गया, जो कि पूरी तरह से कैमरिक इवेंट था, यानी कि जो जोड़ा गया है बाहर से और इसके कैमरिक होने की पुष्टि की गई इस शोध में। कैमरिक इवेंट को समझने से पहले हम कोरोना वायरस को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। असल में कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, एक बहुत ही लंबा चौड़ा ख़ानदान है ये वायरसों का, जो अमूमन जानवरों में पाए जाते हैं। और इनमें से इसकी एक बीटा जो प्रजाति है इस वायरस की, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और गामा, ये 4 फैमिलियां हैं इसकी, जो अधिकांशतः जानवरों में पाई जाती हैं। लेकिन इसका जो बीटा के तहत कई वायरस हैं, कोरोना वायरस हैं, उनका इंसानों में संक्रमण पाया गया है। और ये अब से नहीं, 1960 के दशक से ही पहला जो वायरस था वो इंसानों में पाया गया था, कोरोना फैमिली का। तब से 2000 के आसपास आके ये तेज़ी से इस परिवार के नए नए वायरस आके, जैसे सार्स आया, फिर मर्स आया, अब SARS-CoV-2 है जो ये लोगों के बीच तेज़ी से फैल रहा है और जो अब तक का सबसे तेज़ वायरस माना गया है। तो सार्स आया 2002 में, लेकिन वो अपने आप ख़त्म हो गया जल्दी ही। मर्स आया, मर्स ख़त्म हो गया। और इस तरह के और इवेंट हैं जो सार्स से जुड़े हुए हैं, जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। और जिस चमगादड़ के वायरस को SARS-CoV-2 कहा जा रहा है, या जिस चमगादड़ के वायरस से ये मिलता जुलता SARS-CoV-2 है, असल में जो चमगादड़ का प्राकृतिक वायरस है RATG13, वो असल में कोरोना वायरस को उसी का विकसित स्वरूप माना जा रहा है। और ये विकास क्या कुदरती तौर पर हुआ है RATG13 का विकास, या इसे किसी लैब में विकसित करके इसमें कुछ चीज़ें जोड़कर ये बनाया गया है? ये एक अहम सवाल है जिस पर बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस सवाल को बार बार उठा रहा है कि ये RATG13 में कितना मटेरियल बाहर का जोड़ा गया है, और इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। इसमें HIV का मटेरियल भी, जेनेटिक मटेरियल जुड़ा हुआ है SARS-CoV में, RATG13 से, जो अलग करता है SARS-CoV-2 को। और एक जो पेंगोलिन का कोरोना वायरस है MP789, उससे तो सीधा रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ले लिया गया है। और इस तरह से 3% से ज़्यादा हिस्सा जो है पेंगोलिन के इस वायरस से लिया गया है, और बाकी का 96% से ऊपर का हिस्सा जो है वो चमगादड़ के वायरस RATG13 से लिया गया है। और कुछ इस तरह के इवेंट है जो ये बताते हैं कि RATG13 भी इंसानों में फैला था और ये इतना घातक नहीं था, ये भी अपने आप ख़त्म हो गया। SARS-CoV-2 का जिसका बताया जा रहा है, जिससे पैदा हुआ। और RATG 2012 में चीन के यूनान प्रांत में की घटना है कि 6 मजदूर जो है खदानों में काम करने वाले बीमार हुए थे,
और जिन खदानों में काम किया जा रहा था वे खदानें यूनान प्रांत के मोजियांग की गुफा में थीं और इन्हीं गुफाओं में चमगादड़ रहते थे। तो चमगादड़ों के संपर्क में या उनके लार विष्टा के संपर्क में आने से 6 मजदूर जो है 6 खनन कर्मी बीमार हुए थे। 2012 की बात है। उनमें ये फ्लू जैसे ही लक्षण थे, इसी जैसे लक्षण थे, निमोनिया हुआ था उनको भी गंभीर, और अंत में उनमें से 3 की मौत हो गई थी। और उसके बाद इसके कहीं और फैलने की, आगे बढ़ने का जिक्र नहीं मिलता है। तो ये RATG13 था। ये जब रिसर्च टीम जो है शी झेंगली के नेतृत्व में एक रिसर्च टीम पहुंची थी वहाँ पर, उसने चमगादड़ों की लार से नमूने लिए थे। उस नमूनों का अध्ययन 2013 में आया। RATG13 इतना घातक नहीं था, उसके बाद उसका कोई मामला नहीं दिखता है, लेकिन अचानक नवंबर 2019 में SARS-CoV-2 फैलता है। SARS-CoV-2 का जब जनवरी में जब डाटा सी झेंगली द्वारा सार्वजनिक किया जाता है, जीनोम डाटा, तो वो पाया जाता है कि ये RATG13 से 96% से ज़्यादा मिलता है। तो क्या RATG13 में ही इंजीनियरिंग छेड़छाड़ करके, जेनेटिक छेड़छाड़ करके SARS-CoV-2 को बनाया गया है? एक बड़ा सवाल है जिससे विश्व समुदाय के वैज्ञानिक जिस पर मंथन कर रहे हैं, और इस पर 2 तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। हम यहीं बताते हैं एक और नामी वैज्ञानिक की बात, जो दुनिया के बड़े नामी वायरोलॉजिस्ट हैं और कार्लटेक के पूर्व अध्यक्ष हैं। हम बात कर रहे हैं डेविड बाल्टीमोर की। डेविड बाल्टीमोर ने पिछले साल ही खुद ये स्पष्ट कहा था कि उन्होंने जब SARS-CoV-2 के डाटा का अध्ययन किया, जब वायरस के फ्यूरन क्लीवेज को देखा उन्होंने, तो वो अचंभित रह गए, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ी छेड़छाड़ हुई थी। उन्होंने कहा कि यहीं पर बंदूक से धुआं अभी निकल रहा है। वहाँ पर जो क्लीवेज लगाया गया था, फ्यूरन क्लीवेज जो लगाया गया था, वो ओरिजिनल RATG13 का नहीं था, वो वहाँ पर पेंगोलिन के वायरस MP789 का था, यानी कट पेस्ट हुआ था, इंजीनियरिंग हुई थी। इसके बड़े व्यापक संकेत थे और सवाल ये उठ रहा था कि ये कुदरती तौर पर हुआ होगा या ये कट पेस्ट हुआ है कि उसके वायरस से लेकर पेंगोलिन के वायरस से लेकर चमगादड़ के वायरस में चीज़ें जोड़ी गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जोड़ घटाव हुआ था इस वायरस को SARS-CoV-2 बनाने के लिए। HIV वायरस के स्पाइक प्रोटीन के भी 3 प्रोटीन इसमें डाल दिए गए हैं, और ये कुदरती तौर पर होना, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि एक रेट्रो वायरस जो है SARS-CoV जैसे RNA वायरस को अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दे कुदरती तौर पर। इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। तो ये जो नज़र आ रहा है कि उसमें HIV के वायरस का भी हिस्सा जोड़ा गया, और HIV के वायरस का हिस्सा कैसे जुड़ना संभव होता है कि HIV और SARS-CoV दोनों ही एनवलप्ड वायरस हैं। एनवलप्ड वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो एनवलप्ड वायरस वो होते हैं जिनके बाहर एक खोल होता है जो इन्हें एंटीबॉडीज़ के हमले से बचाता है, जो इन्हें सुरक्षा देता है वायरस को। वायरस का जेनेटिक मटेरियल केंद्र में रहता है, उसके चारों ओर एक कवर होता है। अच्छा, जब कवर हो गया तो फिर वो औरों से कैसे जुड़ेगा, कैसे खाएगा, इसके लिए उसमें जो है अपनी एनर्जी कहाँ से लेगा, इसके लिए उसमें स्पाइक्स निकले रहते हैं, और जिन स्पाइक्स के ज़रिए वो जो है दूसरे जैविक पदार्थों से, सेल से जो है सर एनर्जी खींचने की कोशिश करते हैं, उसमें जाके अपनी कॉपियाँ बनाता है और उसी की एनर्जी से, तो इस तरह से वो अपनी वृद्धि करता है। तो SARS-CoV-2 में भी ये लक्षण है, उसके स्पाइक्स हैं, लेकिन उसके जो स्पाइक्स हैं वो RATG13 से बिल्कुल अलग हैं, उनमें इंजीनियरिंग हुई है। इस तरह के बहुत सारे संकेत मिलते हैं। हम ये कि आपको ग्राफिक दिखा रहे हैं, ये आप देखिएगा कि इसमें दिखाया गया कि पेंगोलिन का कौन सा हिस्सा इसमें रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन इसमें जोड़ा गया है, जिसे फ्यूरन क्लीवेज कहते हैं। वही फ्यूरन क्लीवेज ही वो हिस्सा है जहाँ से ये इंसानों के सेल से जुड़ता है। अब इसमें ये सवाल उठ रहा है कि अगर वायरस के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है और नया वायरस आया है, कुदरती तौर पर ये वायरस प्राकृतिक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ये बात बड़ी खुलकर कहते रहे पिछले साल। भारत के वैज्ञानिकों ने और दिल्ली IIT के विश्वजीत कुंडू और उनके 11 लोगों की टीम ने भी एक शोध जो है पिछले साल 2020 में ही मार्च में दिया था कि इसमें
जेनेटिक छेड़छाड़ हुई है। HIV और इन चीज़ों को ढूंढने वाले साइंटिस्ट वहीं थे पहले, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सरकार की ओर से कभी ये मुद्दा नहीं उठाया गया, ना उन साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, उनकी बातों को बहुत हाईलाइट किया गया। सरकारें जो हैं चीन पर इतना मुखर दबाव नहीं बना रही हैं, और चीन पर यह दबाव बनना चाहिए कि दुनिया में जितना नुकसान और तबाही हुई है उसकी वो भरपाई करे, क्योंकि ये इंसानियत के साथ धोखा है। अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा के तहत दुनिया के करोड़ों लोगों को बीमार कर सकता है, लाखों लोगों की जान ले सकता है, तो उससे बड़ा क्रिमिनल, उससे बड़ा अपराधी कोई हो नहीं सकता। आज दिल देश में इतना ही। ये रिपोर्ट पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।